और भाई क्या हाल है। देखो सीयूईटी का फाइनल हमारा रिजल्ट आ चुका है और आज के वीडियो में हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है। ड्यू का हमारा फेज 2 खुलने वाला है। अभी प्रेफरेंसेस का सारा काम अभी हमारा शुरू होगा और उससे पहले ये चीज अगर आप देख लोगे तो आप बाकी सारे बच्चों से एक कदम आगे रहोगे। आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपको क्या चीज इस साल देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि मैं जो एनालिसिस बोल रहा हूं वही का वही सच होने वाला है। मैं ऐसा कहीं नहीं कर रहा। सिर्फ जो हमारे पास डेटा आया है उसके हिसाब से जो भी चीज हमको लग सकती है, अनुमानित कैलकुलेशंस मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली जो हमको पता चल रहा है, सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। बाकी आपके अपने ऊपर है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, आपके ऊपर, कंप्लीटली आपके ऊपर है। इस वीडियो के आपको ये वीडियो काफी लंबा हुआ इसलिए आपको टाइम स्टैम्प्स भी मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए टाइम स्टैम्प्स डालने में, पर थोड़े टाइम के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। फिर फेक एनालिसिस, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं जो एनालिसिस बोलता हूँ वो सारे फेक है, उसके अंदर सब फेल हो जाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो भाई मेरी प्लीज एक छोटी सी बात सुन लो कि मैंने जो भी एनालिसिस डाले हैं आप उनकी प्लीज एक बार डेट चेक कर लो। उस टाइम जितने भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से जो चीज लगी वो चीज मैंने बताई है और वो सारे के सारे के पीछे मैंने लॉजिक भी बताया है। अगर आपको लॉजिक कहीं से गलत लग रहा है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। लॉजिक के लिए कोई बात मेरे को तो जहां तक मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, लॉजिकली उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ कुछ जगह पे हो सकता है ऐसा हो, पर वहां पे ऐसी चीज है कि जिस चीज के अंदर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज को कंसीडर करते हुए अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं फेक एनालिसिस बोलता हूं, सारी डिटेल एकदम सब फेक बताता हूं, कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। पर अगर आपको नहीं लगता है ऐसा तो प्लीज वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलो। सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चों को चेंज देखने को मिले हैं अपने स्कोर्स के अंदर। स्कोर्स के अंदर चेंज से मेरा मतलब यह है कि कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने जो फाइनल आंसर की से कैलकुलेट किया था उससे हमारा स्कोर जो है वो या तो बढ़ गया है थोड़ा सा या कम हो गया है थोड़ा। तो ये कैसे हो रहा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस साल देखो नॉर्मलाइजेशन तो हमको नहीं देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि क्या एनटीए कुछ नीट जैसे घपला कर रहा है, कुछ घोटाला हो रहा है। देखो थोड़ा सा हम पॉइंटर्स को ध्यान से सोचते हैं, लॉजिकली बात करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली बात कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोगों को एक बात कंसिडर करनी चाहिए कि पिछले सालों तक सीबीटी में होता था, इस साल ओएमआर पे हुआ है, तो इसलिए ओएमआर पे बच्चों की प्रैक्टिस कम थी, इसलिए ओएमआर के अंदर एरर्स जो है उसके चांसेस इस साल बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी जो पेपर है वो हमारा वो ओएमआर से ही 10 सालों से होता आ रहा है, इस वजह से बच्चों को ओएमआर की प्रैक्टिस है, बहुत सारे कोचिंग ऐसे खुले हुए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ओएमआर की प्रैक्टिस कम है, इसकी वजह से ओएमआर के अंदर एरर्स, मार्किंग के अंदर, स्किप होने के अंदर, हर चीज के अंदर एरर्स होने के चांसेस ज्यादा है। ये तो बहुत ही छोटा पॉइंट है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओएमआर शीट से चेक ही नहीं किया, उन्होंने अपने जो क्वेश्चन पेपर उनके पास पड़ा था उस क्वेश्चन पेपर से इन्होंने फाइनल आंसर की से चेक करके मैच किया है और फिर ये बोल रहे हैं कि हमारे इतने स्कोर बनने चाहिए। तो आप प्लीज एक बार ओएमआर से चेक कर लीजिए कि आपका जो ओएमआर था उसके अंदर आपने कौन से कैसे मार्क किए हैं। ओएमआर कहां पे मिलेगा? ओएमआर आपको मेल पे एनटीए ने भेज दिया है, जो आपने सीयूईटी की वेबसाइट पे मेल आईडी डाली थी। ठीक है, फिर ओएमआर, कई सारे बच्चे ओएमआर से चेक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में उनके क्या डाला हुआ है। ये भी मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से आपको अलग स्कोर दिख रहा है। क्योंकि ओएमआर पे ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आपने ये 4 गोले हैं, इसके अंदर आपने इसको इतना गोला किया हो, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में इसको कंसिडर किया ही नहीं हो सकता है आपने 2 कर दिए हो सकता है आपने 1 करके ऐसे क्रॉस लगा के ऐसे कर दिया, ऐसे काफी बच्चे मैंने देखे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हो रिस्पॉन्स और आपको स्कोर कम देखने को मिल रहा है। तो इसलिए रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स बहुत सारे बच्चों ने जब आई थी हमारी आंसर की प्रोविजनल वाली तब चेक नहीं किया और इसकी वजह से फिर अब वो कह रहे हैं कि हमारे स्कोर चेंज हो गए। तो एक बार प्लीज ये चेक करके बता देना कमेंट्स में कि आपको इसकी वजह से क्या आपका स्कोर चेंज हो रहा था क्या, या आपने चेक नहीं किया था क्या, एक बार बता देना। फिर एक और प्रॉब्लम कि कई सारे बच्चे कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं कि +5 -1 क्या स्कीम होती है, कैसे कैलकुलेट होता है, कितने करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड, वो सारों के साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर काफी सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ स्कोर्स का डिफरेंस आ गया, जबकि उन्होंने कैलकुलेशन ही गलत किया। तो एक बार वो रीचेक कर लेना कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। पांचवी बात कि इसके अंदर हमको किसी के भी स्कोर चेंज देखने को मिले हैं तो उनके स्कोर होल नंबर्स में ही चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी का अगर 200 में से किसी के 194 बन रहे थे और उसके 188 हो गए या 190 हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उसके स्कोर 194 से 192.5 या ऐसे कुछ भी पॉइंट्स डेसिमल्स में आ गए, ऐसा नहीं है, होल नंबर्स में ही है। और होल नंबर से मतलब यह है कि इससे हम ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन कुछ बच्चों के लिए होगा तो यहां पे जो भी स्कोर्स है हमारे, वो सारे स्कोर्स हमारे होल नंबर्स में नहीं रहेंगे, वो डेसिमल में जाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है कि इम्पॉसिबल स्कोर्स हमको अभी तक तो कोई पकड़ में नहीं आया है। ये कुछ स्कोर्स हैं 200 में से जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकते।
181 के नीचे के हर एक नंबर पे स्कोर पॉसिबल है। 180, 179, 178, 177 ऐसे हर एक नंबर पे स्कोर पॉसिबल है, बट 180 के ऊपर ये कुछ स्कोर है जिसके ऊपर आपके मार्क्स बनना पॉसिबल है ही नहीं। जैसे नीट में हमको 718 और 19 वाला केस देखने को मिला था, वैसे ये नंबर है। अगर इसमें से आपको कुछ नंबर मिला है तो आप प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे बता देना। मेरी टेलीग्राम का यूजर नेम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो और मुझे बताओ अगर इसमें से कुछ आपका कोई भी सब्जेक्ट में स्कोर बन रहा है। अगर इसमें से कुछ बन रहा है ना, तब एनटीए की बहुत बड़ी मिस्टेक है, तब हम एनटीए के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो सारी चीज के अंदर ज्यादा गलती आपकी ही हो सकती है, क्योंकि देखो अभी आप खुद भी जानते हो कि एनटीए का अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से पूरा केस खत्म हुआ है और उसके बाद में एनटीए नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ उनके साथ फिर से हो। ठीक है, तो ये सारी चीज को चेक कर लेना, तो आपको ये क्वेरी जो है इसका आंसर मिल जाएगा कि आपके स्कोर चेंज क्यों आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि जो परसेंटाइल है वो हमको इस बार नहीं देखने को मिली। इसका रीजंस काफी सारे लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं, न्यूज आर्टिकल्स अलग कह रहे हैं, हमको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं देखने को मिली, हर कोई अलग अलग रीजन कह रहे हैं। मैं कहता हूं जितने भी मेरे ऑडियंस हो, आप लोग यार इसके रीजंस के पीछे मत भागो, कुछ हासिल नहीं होगा रीजंस जान के। रीजन जान के आप चीज को बदल नहीं सकते हो। अभी आपको यहां पे फोकस करना चाहिए अपने फेज 2 पे, अपनी प्रेफरेंसेस पे और अपनी कॉलेज की रिसर्च पे। ठीक है, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कॉलेज की रिसर्च के अंदर जब प्रेफरेंसेस भरो, तब उस टाइम आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के भरोगे तो आपकी और बेटर प्रेफरेंसेस बनेंगी। इसलिए बता रहा हूं, यहां पे आप रीजंस के ऊपर फोकस करके कोई फायदा नहीं है। इन ये सब चीज क्यों हुई, क्या हुई, क्यों परसेंटाइल नहीं बताई, ये सब चीज के रीजंस के पीछे मत भागो। ठीक है, चलो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है कि टाई ब्रेकर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं पिछले इतने वीडियो से बोल रहा हूं ये बात कि टाई ब्रेकर इस साल हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो मानते ही नहीं है, नॉर्मलाइज में डेसिमल्स में जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो आप लोग खुद देख लेना कि टाई ब्रेकर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरे पुराने वीडियोस आप उठा के देख लो। इसके अलग अलग रीजंस क्या है। पहला तो कि होल नंबर के अंदर हमको स्कोर देखने को मिला, डेसिमल्स में कोई भी स्कोर नहीं है, और अगर होल नंबर्स में है तो हर एक स्कोर पे हमको एक से ज्यादा बच्चा देखने को मिलेगा, हर एक स्कोर पे। जैसे मैंने ये बताया ना, ये 180 से नीचे एक एक स्कोर, वैसे ही आप 800 में से हिसाब लगा दो, 800 में से 795 से 790, फिर वहां से आप उल्टा चलते जाओ, एक एक नंबर पे आपको एक से ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, और एक से ज्यादा जैसे ही बच्चे होते हैं वहां पे आपका टाई ब्रेकर लगेगा। ऑल्दो टाई ब्रेकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे प्रेफरेंसेस को भी थोड़ा सा चेक किया जाता है, बहुत सारी चीज है इसके अंदर, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया मैंने, ऊपर आप देख लेना। बट टाई ब्रेकर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी कुछ भी हो जाए टाई ब्रेकर हमेशा से ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक और चीज, अगर टाई ब्रेकर ज्यादा लगता है तो एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी हमको नोटिफिकेशंस मिले हैं, उसमें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सुना था कि वो बोले कि इस साल 2024 में सीएसएस पोर्टल में कट ऑफ्स को वो पब्लिक कर देंगे, सारे बताएंगे कौन से स्कोर में, कौन से कॉलेज में, कौन सी कैटेगरी में लास्ट किस स्कोर पे एडमिट हुआ था कैंडिडेट, वो बताएंगे वो पब्लिकली, ऐसा उन्होंने बोला है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि अगर टाई ब्रेकर होता है तो वो पब्लिकली वो कैसे बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि 782 पे, सपोज कर लो 782 पे 100 बच्चे थे, उसमें से 50 बच्चों को मिल गया एसआरसीसी और 50 बच्चों को नहीं मिल पाया क्योंकि वो टाई ब्रेकर में नीचे थे। तो अब ये कट ऑफ क्या बताएंगे, 782 बताएंगे क्या? तो 782 वाले ये तो बोलेंगे कि हमको तो मिला ही नहीं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसका आंसर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, ये पता चलेगा तो हमको और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। ये पॉइंट काफी सारे लोगों ने, किसी ने नहीं सोचा होगा, इसलिए ये पॉइंट एक हमारे मतलब एनालिसिस में निकल के आया, तो ये पॉइंट भी मैंने रख दिया। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि डीयू की एप्लीकेशंस इज नॉट इक्वल टू सीयूईटी की एप्लीकेशंस। क्या मतलब है इसका कि सीयूईटी के अंदर बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, 289 यूनिवर्सिटीज के अंदर सीयूईटी लगता है, 289 यूनिवर्सिटीज के अंदर, और डीयू उसमें से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। आप सोचते हो कि सीयूईटी खाली डीयू वाले देते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ डेटा लेके आया हूं, आपको डेटा के साथ बताता हूं। देखो सीयूईटी के अंदर 2023 और 24 में क्या कंपैरिजन था, रजिस्टर किया था 14,99,000 लोगों ने, 15 लाख के आसपास, और यहाँ पे 13,47,000 मतलब 13.5 लाख और 15 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुई है। 1.5 लाख का ड्रॉप देखने को मिला है। और जब हम अपीयर्ड का देखेंगे तो कितने बच्चों ने पेपर एक्चुअल में सेंटर पे जाके दिया है, 11,16,000 और 11,13,000। कितने का डिफरेंस है? ओनली 3,000। यहां 1.5 लाख का डिफरेंस और यहां 3,000 का डिफरेंस। ये चीज को सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग लगाओ। लास्ट ईयर जो कंपटीशन था और इस ईयर जो कंपटीशन है, उसमें आपको कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। तो आपको कंपटीशन जो है वो इस साल और पिछले साल सिमिलर देखने को मिला है इन सीयूईटी। अब ये सारे के सारे बच्चे डीयू में अप्लाई करते हैं?
नहीं। कितने लोग करते हैं? देखो मैं डेटा लेके आया हूं, 2020 से लाया हूं। सीयूईटी 2022 से हो रहा है, 2020 से 24 तक का है। ये 3 साल में सीयूईटी हुआ है, इन टाइम में बोर्ड से होता था। मैं ये इसलिए लाया हूं ताकि आपको ये भी पता चले कि सीयूईटी से पहले क्या सीन था और सीयूईटी आने के बाद में क्या चेंजेस हुए हैं। देखो यहाँ पे मैं 3 चीज है, ये मेरे पास इस सब का डेटा नहीं मिल पाया, जितना मिला मैंने उतना डाल दिया। इन सब के जो भी सोर्सेज हैं, मैं कहां से डेटा ला रहा हूं, वो सारे सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। देखो रजिस्टर्ड के अंदर 2020 के अंदर 3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 21 के अंदर 2.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 22 के अंदर 2.25 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। देख लो कैसे कैसे गिरते जा रहा है। और 2023 के अंदर 3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया और 24 के अंदर अभी तक 2,03,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। ये 19 जून का हमको एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर ये क्लेम किया है कि 2,03,000 लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। अब 19 जून से अभी 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है और अब यहाँ पे कितने लोगों ने रजिस्टर किया है वो हमारे पास डेटा जैसे ही फेज 1 और 2 खत्म होंगे उसके बाद हमको पब्लिकली पता चलेगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे कि कैसे हर ईयर ड्रॉप होते गया और 2023 का हमारे पास और डिटेल में डेटा है। देखो एक बार इसको, 3,04,000 बच्चों ने 2023 के अंदर रजिस्टर किया था, जिसमें से फीस कितने लोगों ने भरी सीएसएस की? 2,45,000, 50,000 यहाँ कम हो गई। फिर इसके बाद में प्रेफरेंसेस कितने लोगों ने फिल करी जब फेज 2 खुला? वो है सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 यहाँ और कम हो गए। तो एक्चुअल बच्चे जो डीयू के अंदर प्रेफरेंसेस फिल करके आगे के पोर्टल में प्रोसेस में बढ़े थे वो थे 2 लाख। और सीट्स कितनी है हमारे पास इसके सामने? 70,000। समझ रहे हो आप बात को? 3 लाख देखोगे तो ये कितना लगेगा और 2 लाख में कितना लगेगा, उसमें कितना फर्क है। तो एक्चुअल सिनेरियो ये होता है, ऐसे कंपटीशन हर साल कम होता है। तो आपको भी यहाँ पे जितना भी मिलेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी होंगे इस साल पिछले साल जितने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे डेटा आएगा तब हम उसके बारे में बता पाएंगे। पर ये होने के बाद में वापस कम होंगे कैंडिडेट, फीस कई लोग नहीं भरेंगे, कहीं के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, कहीं के प्रेफरेंसेस ढंग से नहीं भरेंगे। बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे कम होते जाएगा, कॉम्पिटिशन कम होते जाएगा। तो ये सारी चीज जो थी वो आपके समझने की थी। इसलिए डीयू के अंदर 3 लाख 2 लाख बच्चे ही रजिस्टर करते हैं, लेकिन सीयूईटी देते हैं 11 लाख बच्चे। ये एक डेटा तो था, वो मेरे को आपको बताना था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल ही जो मैंने आपसे फॉर्म भरवाया था गूगल फॉर्म, कल मैंने शॉर्ट डाला था, उसमें काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और अभी भी काफी सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप भर सकते हैं फॉर्म को। उसके बारे में और साथ में एक बहुत ही डिटेल कोर्स वाइज और हर एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 9 सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। इसके अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं है तो आई एम सॉरी अगर आप साइंस से हो तो। ये बहुत जल्दी जल्दी में हमने हर चीज करने का कोशिश किया, इसलिए हमने आर्ट्स के भी देखो ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स को ऐड किया है। ये सारे वो सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर 1 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया था। साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़कर टोटल 12 सब्जेक्ट थे जिसमें 1 लाख प्लस लोगों ने एक्चुअल में अपीयर किया है पेपर। यहाँ पे मैं 9 के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो गूगल फॉर्म एक है, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वो गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। उसका मैं आपको डेटा का इधर थोड़ा सा एक एनालिटिक्स दिखाता हूं। ये एनालिसिस जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप खोल के खुद चेक कर सकते हैं। ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होने वाला है। यहां पे आपको सब दिख जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, खाली ये 9 नहीं, सारे सब्जेक्ट जो आप अपीयर कर रहे हो वो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनमें कितने बच्चों के कितने स्कोर बन रहे हैं, कौन सी रेंज में वो लाई करते हैं। खाली 100% नहीं, 190 से 200, 180 से 190, 170 से 180, 160 से 150, 160 से 170, ऐसे हर एक टाइप के हर एक रेंज के आपको स्कोर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे कि कितने बच्चे वो स्कोर कर रहे हैं। और रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर चेंज होते जाएगा। और ये सारा का सारा मैं मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। वो सारे टीम वाले हर चीज को डबल बार वेरीफाई करके फ्री, हर एक का स्कोर कार्ड भी हमने इसीलिए प्रूफ के लिए मांगा है। हर एक का स्कोर कार्ड 2 बार वेरीफाई होता है, उसके बाद ही जाके इसके अंदर स्कोर अपडेट होता है, तभी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तब तक अपडेट नहीं होगा, जब तक वेरीफाई नहीं होता तब तक अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप कह रहे हैं ऐसा, अगर आप ऐसा कहेंगे कि रियल टाइम बेसिस पे नहीं हो रहा भाई, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई होने के लिए वो गया होगा, वेरीफाई होने के बाद में वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपको एनालिटिक्स भी आपको दिख जाएगा, इसका एनालिसिस पूरा देख लेना। सारे स्टैट्स आपके लिए पब्लिकली आपके लिए ओपन है, किसी की भी प्राइवेसी को हार्म नहीं किया है, सिर्फ हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही बताया है। चलो अब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं। यहां पे क्या हम बात करने वाले हैं, आइए जानते हैं। 2022, 23 और 24 तीनों का हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है या सेम है या अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे सब्जेक्ट की इंग्लिश, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया है, जीटी से भी ज्यादा।
ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे कि कितने बच्चों ने इसके अंदर 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, 200 में से 200 यानी 100 परसेंटाइल, और कितने बच्चों ने अपीयर किया है। यहां पे मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा कि कितने बच्चों ने इसके अंदर रजिस्टर किया था, क्योंकि वो कोई काम का डेटा नहीं है। एक्चुअल काम का डेटा यही है कि कितने बच्चों ने अपीयर किया। इसमें से काफी सारे बच्चे तो ऐसे ही छंट जाएंगे जो लोग ड्यू के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज को भी दिमाग में लेके चलना। चलो अब हम बात करते हैं कि क्या चीज देखने को मिला। 100 परसेंटाइल इंग्लिश के अंदर 8000 से लेके 2022 में 8200 के आसपास थे, 2023 में 5600 हो गए और 2024 में कम होके 1683 हो गए। इतने ज्यादा कम हुए हैं। कितना डिप आया है? 70% का हमको डिप देखने को मिला है, 70% कम हो गए हैं। और कैंडिडेट्स इसके कंपैरिजन में क्या है, कैंडिडेट्स हमको 7,19,000 से बढ़ते हुए 8,22,000 देखने को मिले हैं। 11% का इंक्रीज है। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो अगर कोई एग्जाम के अंदर कैंडिडेट्स 11% से बढ़ रहे हैं तो उसके जो टॉप स्कोरर्स है, जो 100 परसेंटाइलर है, वो भी बढ़ने चाहिए। यहां पे वो बढ़ने की जगह उल्टा और 70% कम हो गए हैं। मतलब समझ लो, अगर ये 70% तो खाली एब्सोल्यूट वैल्यू में है, अगर हम इफेक्टिवली कहें कि ये इंक्रीज होने के कंपैरिजन में ये भी अगर इंक्रीज हो और ये भी हो, तो ये 70% से भी ज्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिला है। और ये अगर हम इस ईयर से कंपैरिजन करेंगे ना, तो 30% डिप देखने को मिला था हमको, 30%। और 30% डिप के अंदर हमारे जितनी भी कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर या उससे थोड़ी 2-5 नंबर 10 नंबर ऐसे, मतलब अलग अलग टीयर की कॉलेज पे डिपेंड करता है, बट थोड़ी सी कम हमको देखने को मिली 30% इसमें डिप होने के साथ। बाकी सारे सब्जेक्ट भी हमारे साथ ऐड होते हैं एलिजिबिलिटी में, तो उनको भी हम साथ में करेंगे यहाँ पे एनालाइज और समझेंगे कि क्या हमको इस साल भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या क्या देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश हमारे लिए काफी शॉकिंग हो गया है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमारे इतने ज्यादा स्कोरर्स जो है वो कम हो गए हैं, जो कि मेरे एनालिसिस को बिल्कुल ही गलत प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 6 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने भाई 5 क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से काफी बच्चों के स्कोर बढ़ने चाहिए थे। और उन लोगों के सबके स्कोर बड़े भी हैं, तो भी यहाँ पे फुल स्कोरर जो है वो इतने कम हमको देखने को मिले हैं। क्यों? मिसमैनेजमेंट, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पे इन्विजिलेटर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं मिले थे, वो सब चीजें बहुत कुछ हुई थी, उसकी वजह से शायद ये हमको देखने को मिल रहा है। ऊपर से पेपर पैटर्न अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, हम उन रीजंस में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे एक्चुअल जो डेटा हमारे पास आया है सिर्फ उसी के बारे में। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 422 से पहले 1000 पे पहुंचा, 1000 से अब 1100 पे पहुंचा। नो सिग्निफिकेंट चेंज, खाली 100 लोगों का चेंज है, 100 से भी कम लोगों का चेंज है, इनसिग्निफिकेंट चेंज है। कैंडिडेट्स भी 155 से 156 हुए, कोई खास चेंज नहीं है। तो अकाउंट्स के अंदर हमको लगभग सेम सिनेरियो देखने को मिला है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। बीएससी की अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज, उसमें हमको 1600 से 2300 बढ़ते हुए दिखे थे, अब 2300 से 8000, 3 से 4 गुना यहाँ पे हमको जंप देखने को मिला, 240% का जंप है। और यहाँ पे कैंडिडेट्स जो थे वो उल्टा 2000 हमारे कम हो गए, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। उसके बावजूद इतना इंक्रीज देखने को मिला क्योंकि पेपर बहुत इजी आ गया था। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे यहाँ पे इसको कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, आइए हम उसके बारे में आगे अभी बात करने वाले हैं कि क्या ये वो आपस में कंपनसेट होके वो लेवल कर देंगे, आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। वो चीज अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। फिर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 1100 बच्चों ने पहले किया था 2022 में, फिर 2800, इतने ज्यादा बढ़ गए थे। अब 2800 से सीधा कम होकर 430 हो गए हैं। 500 बच्चों ने भी नहीं स्कोर किया है फुल। इकोनॉमिक्स के अंदर काफी बच्चे कह रहे थे कि भाई पेपर बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। तो वो लोग किसे, जैसे अगर मैं पूछता था ना कि भाई बहुत ईजी था तो फिर तुम कितने क्वेश्चन सही जाएंगे, बस 4-5 ही गलत जाएंगे। उन लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट अभी तक बना ही नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन आपकी कॉलेज है ना, एक एक लेवल नीचे करते जाता है, एक क्वेश्चन गलत होना। तो ये चीज होती है। यहां पे 7 टाइम्स का हमको डिप देखने को मिला है। 85% जो है वो हमको कम 100 परसेंटाइलर्स देखने को मिले हैं, जबकि जो कंपटीशन है वो उल्टा 2000 हमारे कम हुआ है। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज दोनों के बच्चों का है, तो इसलिए इसमें ये भी कंसीडर करना कि 430 में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आपका दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, या ऐसे कोर्सेज जो कि बीए से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ऐसे जो भी कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सब के अंदर भी इसमें से काफी बच्चे जाएंगे। तो वो चीज को भी दिमाग में लेके चलना अगर आप कुछ भी एनालाइज कर रहे हो तो। फिर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर 82 थे, उससे 250 हुए, बढ़े थे, और अब सिर्फ 5 रह गए। भाई मैथ्स बहुत टफ पेपर आया था, मैंने खुद ने भी सारे पेपर्स मैंने देखे हैं, एंड मैथ्स का पेपर एक्चुअल में टफ आया था पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बट 60 मिनट्स के अकॉर्डिंगली टफ था कंपैरेटिवली। इस वजह से इतने कम स्कोरर्स देखने को मिले हैं। फुल कंपटीशन हमको ये इस ईयर का डेटा मिला, इन सबके जिसमें डैश डाला है उनका मेरे को डेटा मिल नहीं पाया। हम जितना जल्दी जितना डेटा हो सकता था उतना पॉसिबल हमने कलेक्ट करके एनालाइज किया है। अब 2,30,000 से यहाँ पे 3,80,000 हुए, और इस साल कुछ खास चेंज नहीं, सिर्फ 10,000, 3,90,000 का हुआ है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं है ये। इतने हमको ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडिडेट्स देखने को मिले, लेकिन फुल स्कोरर्स इतने कम हो गए हैं। खाली फुल स्कोरर्स के बेसिस पे जज कर लेना चाहिए क्या? नहीं
हिसाब से तो नहीं, बट यहाँ पे हमारे पास इतना ही डेटा अवेलेबल है फुल स्कोरर्स का, तो हम इसके हिसाब से जितना भी एनालिसिस निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर जो डेटा निकल रहा है वो एक्चुअल एनालिसिस है जो एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर जब एक बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा तब उसके ऊपर अलग से मैं समझा दूंगा कि उसके अंदर कुछ हमको देखने को मिल रहा है क्या, तो वो चीज हो जाएगी, ठीक है। जीटी की अगर हम बात करें, हाईएस्ट स्कोर 244 हुआ है इसके अंदर, एक ही बच्चे ने किया है इस साल, और यहां पे 36 2023 में हमको देखने को मिले थे। अब 36 बच्चों ने कैसे स्कोर किया भाई? 36 के 250 आए थे क्या? नहीं, ये जो है जीटी ये एक आउटलायर सब्जेक्ट है। आउटलायर क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं उसके अंदर स्टैट्स के अंदर एक आउटलायर करके चीज होती है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जो एकदम ही बाहर के साइड रहते हैं ना, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये उसके अंदर आता है सब्जेक्ट। तो ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट ईयर से हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। 36 बच्चों ने 100% स्कोर किया, वो इसलिए क्योंकि 36 शिफ्ट्स में हुआ था पेपर। तो हर एक शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा बच्चा स्कोर करता है उसको 100% अलॉट हो जाती है उस शिफ्ट के लिए, और वो पूरे सीयूईटी के अंदर 100% स्कोर करता है। तो हर एक शिफ्ट में जीटी के जितने बच्चों ने फुल मतलब अपने शिफ्ट वालों से सबसे मैक्सिमम स्कोर किए वो सबको 100% मिल गई, और नॉर्मलाइज होकर सबके वो स्कोर सेम हो गए थे। तो इसी वजह से लास्ट ईयर 36 देखने को मिले, क्योंकि 36 शिफ्ट्स हुई थी, बट इस साल एक ही शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट में हुआ है पेपर, और नॉर्मलाइज किसी का नहीं किया है, तो एक ही बच्चे के सबसे ज्यादा स्कोर है। कॉम्पिटिशन इसमें हमको बढ़ता हुआ दिखा था, बट यहाँ पे हम इसका जीटी का हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कम जा रहा है बच्चे या ज्यादा जा रहा है, क्या हो रहा है, पर बाकी सब चीज में कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर 98% का डिप देखने को मिला हमको फुल स्कोरर्स के अंदर, और 10,000 कैंडिडेट हमको बढ़ते हुए दिखे। तो ये सारे हो गए हमारे कॉमर्स एंड कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जीटी हमारे बीबीए, बीएमएस इन सब में भी लगता है। इन सब चीज के बारे में मैं कोर्सेज के बारे में अभी आऊंगा, जस्ट ये एक बार खत्म करके मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि कोर्सेज का हमारे इससे हमको क्या समझ में आ रहा है। अभी हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हमको 20% कैंडिडेट्स जो है वो कम देखने को मिले, लेकिन जो 100% आइलर्स थे उसमें डबल का जंप हुआ है, ऑलमोस्ट 85% बढ़े हैं। इसका मैं डेटा जो है, ये सारे चीज का डेटा भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत सारी लिंक्स होने वाली है डिस्क्रिप्शन में, तो थोड़ा सा ढंग से देख लेना। पिन कमेंट में मैं सेलेक्टिवली वही लिंक डालूंगा जो लिंक आपके काम की है, ठीक है। ये सब लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, व्हाट्सएप चैनल पे भी, सब जगह देखने को मिल जाएगी। मैं यूजुअली उनका प्रमोशन करता नहीं हूं, ऐसे ही बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, बट अभी मैं बता देता हूं इन सबको अगर आपको ढंग से देखना है, एक्चुअल डेटा को पूरा एक्सेल शीट में देखना है, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखना, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। एंड रियल टाइम बेसिस पे जैसे ही कुछ उसमें करेक्शन होता है, एरर होता है, वो हम खुद ही उसमें चेंज कर देता हूं मैं, और वो आपको चेंज लाइव रियल टाइम बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। पॉल साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 10% कैंडिडेट्स हमको कम देखने को मिले थे, और 3 टाइम्स जंप हुआ है 100% आइलर्स का, 186%, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। इतना हमको पॉल साइंस में जंप देखने को मिला है। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, हिस्ट्री के अंदर भी हमारे जो जंप हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत सारे, 100% आइलर। पॉल साइंस में भी 100% आइलर हमारे बहुत सारे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कुछ बीए के कोर्सेज के बारे में। आइए हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। हिंदी की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी 1,60,000 के आसपास शायद बच्चे थे। 18% कैंडिडेट्स हमको लास्ट ईयर से कम देखने को मिले हैं, एंड 10x डिप हुआ है। जितने बच्चों ने पिछले साल स्कोर किया था, शायद 111 के आसपास थे, मेरे को डेटा एक बार चेक करना पड़ेगा। जो डेटा था हमारे पास उसमें 102 लोगों ने, जो हमारे पास डेटा पड़ा है उसके अंदर 102 लोगों ने हिंदी के अंदर फुल स्कोर किया था लास्ट ईयर, एंड इस ईयर 11 लोगों ने किया खाली। यस, 11 लोगों ने किया है। तो इतना हमको हिंदी के अंदर भी डिप देखने को मिला है। तो ये सारी चीज को कंसिडर करते हुए इसमें मेरे को बहुत बड़ा रीजन जो ये चीज कम होने का लगता है ना, एक मेरे को बहुत बड़ा रीजन लगता है ओएमआर, और सेकंड लगता है पेपर पैटर्न। ओएमआर पे कन्वर्ट होने की वजह से ये जो भी चेंजेस देखने को मिले ना, इसके मेजर रीजंस में मेरे को एक ओएमआर लगता है कि ओएमआर में बच्चों की प्रैक्टिस जो थी वो हो सकता है कम हो। ऑल्दो इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, पेपर पैटर्न भी एक हो सकता है। उन सब चीज के बारे में हम बाद में फिर कभी बात करेंगे, अभी इसके बारे में कोई बात करके फायदा नहीं है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कोर्सेज के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे उन कोर्सेज की जिसके अंदर मैथ सब्जेक्ट लग रहा है, जिनके अंदर कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स हो गया, एंड बीए के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए के अंदर पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ऐसे जो भी कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज के अंदर हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास डेटा आया है उसके हिसाब से। देखो, फाइनल रिजल्ट यही निकल रहा है कि मैथ्स के कोर्सेज के अंदर हमको कट ऑफ कम होते हुए दिखेगा। इसके कितने परसेंट चांसेस लग रहे हैं? मुझे लग रहे हैं 99% चांसेस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये गलत होने के चांसेस हैं, ये गलत हो सकता है, बट मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि 99% चांस है कि ये इसका कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इंग्लिश
सब्जेक्ट जो इन तीनों के अंदर लगता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हमको काफी ज्यादा स्कोर डिक्रीज होता हुआ दिखा है, एंड उसके अलावा इसके अंदर जो मैथ्स भी सब्जेक्ट लगता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा डिक्रीज होते हुए दिखा है। दो सब्जेक्ट्स के अंदर जो 3 सब्जेक्ट लग रहे हैं, चाहे बीबीए या बीएमएस की बात करूं या फिर इको ऑनर्स की बात करूं, उसमें भी जो 2 सब्जेक्ट लग रहे हैं उन दोनों के अंदर सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा कम स्कोर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इनका कम जाता हुआ हमको चांसेस बहुत ज्यादा है कि इनके कट ऑफ कम जाएंगे। इसके अंदर कौन से कोर्सेज आ गए, इसके अंदर बीएमएस आ गया हमारा, इसके अंदर हमारा बीबीए एफआईए आ गया, और हमारा इसके अंदर इको ऑनर्स आ गया, इसके अंदर हमारा स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ऐसे जो भी कोर्सेज है और भी कोर्सेज है थोड़े, वो सारे कोर्सेज इसके अंदर आ गए और इन सब के अंदर हमको कम होता हुआ दिखेगा, बहुत हाई चांसेस है ये होने के। कॉमर्स के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर या थोड़ा सा कम होता हुआ हमको दिख सकता है। जी हाँ, यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कट ऑफ यहाँ पे बढ़ने वाला है, एक्चुअली जो हम देखेंगे उस डेटा को तो हमको यही निकल के आएगा। इसका मेरे को चांसेस कितना लगता है 75%। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझाता हूं कि कॉमर्स के अंदर जो मेजॉरिटी बच्चों के जो सब्जेक्ट रखते हैं वो होते हैं इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हमको स्कोर सिग्निफिकेंटली काफी कम होता हुआ दिखा है, इंग्लिश के अंदर हमको सिग्निफिकेंटली काफी कम होता हुआ दिखा है, अकाउंट्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर हमको देखने को मिला है, एंड बीएसटी के अंदर हमको जो स्कोर है वो काफी ज्यादा अब देखने को मिला है। अब क्या आपको लगता है कि ये जो 2 सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कम हो रहा है, ये बीएसटी अकेला उन दोनों को कंपेंसेट कर सकता है और कट ऑफ को यहाँ पे बढ़ा सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है और अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, वो 25% चांस मेरे को लग रहा है। ज्यादा चांसेस यही लगता है कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में जितना कम हुआ है उसके कंपैरेटिवली बिजनेस स्टडीज में उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अगर हम इन चारों का ये चीज नहीं भूले कि ये चारों का कॉम्बिनेशन लगता है आपका एडमिशन के लिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर फुल स्कोर कर दिया तो इसके अंदर आपका हाई स्कोर, इसके अंदर आपका हाई स्कोर ही रहेगा। कम होता है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, स्कोर ऑटोमेटिक टोटल स्कोर कम ही हो जाएगा। तो इन सब चीज को कंसीडर करना, क्योंकि लास्ट ईयर से भी अगर हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर इसके अंदर हमको डिप देखने को मिला था 30% का। अकाउंट्स के अंदर कितना चेंजेस थे इसका मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल में डेटा नहीं है, तो हम लास्ट ईयर का उड़ा देते हैं, इस ईयर का ही हम देखते हैं। तो ठीक है, ये सारी बात थी। इसके बाद में अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है, डोमेन्स अदर देन इकोनॉमिक्स, कई सारे लोग कहेंगे कि अगर इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर कम जा रहा है, ये तो अकाउंट्स और ये तो कंपलसरी है ही है, ठीक बात है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर अगर बच्चों का स्कोर कम जा रहा है तो कई बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो इकोनॉमिक्स की जगह दूसरे सब्जेक्ट से इसको अपने डोमेन्स में ले लेंगे। जैसे डोमेन्स के अंदर और भी काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ऐसे काफी सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स वालों के भी। तो वो सब्जेक्ट से अगर उसमें फुल लाके इसके अंदर ले कवर कर ले तो यहाँ पे कट ऑफ हाई नहीं जा सकती। तो देखो, डोमेन्स जो इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे हैं उसके अंदर भी हमको सिग्निफिकेंट डिप देखने को मिला है फुल स्कोरर्स के अंदर। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम स्कोर किया है, डोमेन्स अदर देन दीज एंड दी वंस आई टॉक्ड अबाउट। ठीक है, काफी सारे बच्चों के कम देखने को मिले हैं, 20-20, 30-30 बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। अब आपको लगता है कि इतने बच्चे आपका कट ऑफ ही यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अब बीए के कोर्सेज की बात करें, इसके अंदर जो कट ऑफ है वो हमको इंक्रीज होने के काफी हाई चांसेस लगते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने जैसे बताया, हिस्ट्री और पॉल साइंस जो बाकी बहुत सारे बच्चों का होता है, उस सब्जेक्ट्स के अंदर फुल स्कोरर्स काफी ज्यादा देखने को मिले, तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो हमारा डिसाइडिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके मेरे को चांसेस कितने लगते हैं? 75%। हिस्ट्री पॉल साइंस के अलावा काफी सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज में बच्चे लेते हैं, ज्योग्राफी हो गया, हमारे साइकोलॉजी हो गया, वो सारे सब्जेक्ट्स को लेते हैं, लेकिन उन सब के अंदर भी हमको ये इंक्रीज देखने को मिले हैं फुल स्कोरर्स के अंदर। एंड इसके अंदर कट ऑफ अगर इंक्रीज नहीं होता है तो उसका रीजन सिर्फ यही होगा कि इंग्लिश ने कंपेंसेट कर दिया। जैसे बी कॉमर्स में लास्ट ईयर हुआ था कि इंग्लिश के अंदर 30% यहाँ पे डाउन गए थे और इन सब के अंदर हमारे बढ़ते हुए हमको दिखे थे, लेकिन इसने इतना कंपनसेट कर दिया कि यहाँ पे हमारा कट ऑफ जो है वो सिमिलर चला गया। तो अगर इंग्लिश इतना कंपनसेट कर देता है जितना इसके अंदर इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ आपकी सिमिलर देखने को मिले, ये कट ऑफ बढ़े नहीं। पॉसिबल वो भी है, बट चांसेस लगते हैं कि कट ऑफ इसके बढ़ सकते हैं, इसके कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके सिमिलर रहेंगे या थोड़े से कम हो सकते हैं, बहुत ही कम डेविएशन देखने को मिलेगा। डेविएशन में एक और बात है कि नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसके अंदर डेविएशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो वेरिएशन है कट ऑफ का चेंज होने का वो कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप नीचे के कॉलेजेस में जाओगे उतना वेरिएशन बढ़ता जाएगा। तो कुल मिलाके ये था हमारा पूरा एनालिसिस। जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी एक्सेल शीट्स हैं, जितना भी सब कुछ है, सबकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल फॉर्म जो है वो आप चाहें तो आप भर सकते हैं। मेरे को यार कोई डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को तो बस एक्चुअल में स्कोर को एनालाइज करना था, ताकि मैं एक्चुअल जो ऑथेंटिक डेटा है, जो एक्चुअल एनालिसिस निकल रहा है
वो मैं बता सकूं। आपको अभी भी अगर लगता है कि ये मैं एनालिसिस फेक बोल रहा हूं तो वो कंप्लीटली आपके विषय, आपको जैसा आप चाहें एज्यूम करना वैसा आप एज्यूम कर सकते हैं। मुझे जो सही लगा मैंने वैसे आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, ऑलरेडी 40 मिनट के आसपास हो गया होगा, आई डोंट नो, काफी लंबा हो गया वीडियो। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको ये जानना है कि आप प्रेफरेंसेस के एल्गोरिथम कैसे काम करता है, उसका वीडियो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअल जो कॉलेजेस की ऑफिशियल हमारी कट ऑफ है जो मैंने आरटीआई के थ्रू ली थी वो क्या है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।